हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अपनी पिछली दो क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन को, कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं इंडियन सोसाइटी के का एक अभिन्न हिस्सा रहा है एंशिएंट टाइम से ही। तो पिछली दो क्लासेस में हमने कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया। आज तीसरी क्लास में भी हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक हम छोटा सा रिकैप लेंगे पिछली दो क्लासेस का, ताकि हम इस क्लास के साथ अपनी उस क्लास को कनेक्ट कर पाए। ओके, सो पिछले दो क्लासेस में फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि व्हाट इज कास्ट सिस्टम, और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हमने जाने कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन में, और हमने उनको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि इस कास्ट सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडियन सोसाइटी में, ये कास्ट सिस्टम कैसे इनबिल्ड हुआ इंडियन सोसाइटी में, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। और हमने डिस्कस किया कि एंशिएंट टाइम में कैसे ये वर्ण सिस्टम हुआ करता था, वर्ण सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस था उस टाइम की सोसाइटी में, और फिर वो कैसे धीरे धीरे वर्ण सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और आज इस फॉर्म में हमारे सामने है। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। एंड एज वी नो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स अ क्वालिटी दैट इज टिपिकल ऑफ समथिंग एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किसी भी चीज की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज जो उसे बाकी चीजों से अलग बनाए। सपोज जब हम कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो कास्ट सिस्टम क्या है, सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है। तो सोसाइटी के और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मैरिज, फैमिली। तो कास्ट सिस्टम मैरिज और फैमिली से अलग कैसे है, वो कौन सी ऐसी कास्ट सिस्टम की क्वालिटीज हैं जो उसे मैरिज और फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन से अलग बनाती है। तो वो क्या हो जाएगी, कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। तो हमने कास्ट सिस्टम की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि हायरार्की एक कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है और उससे क्या नुकसान हुआ सोसाइटी को। हमने देखा कि कैसे हायरार्की ने एक सोशल अनइक्वालिटी इनबिल्ड की सोसाइटी में, और सोसाइटी में एक स्ट्रगल की स्थिति बन गई, एक संघर्ष की स्थिति बन गई। फिर हमने देखा इंडोगैमी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है कास्ट सिस्टम का, जिसमें हम शादियां एक ही कास्ट में करते हैं। उसके बाद हमने देखा अनटचेबिलिटी भी कास्ट सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। इसी तरह हमने देखा कि सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक कास्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ करती थी। तो इस तरीके से हमने देखा, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम में क्या टाइम के साथ कुछ चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस कैसे आए हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस आए हैं। कास्ट सिस्टम इस दौरान कमजोर हुआ है, या कास्ट सिस्टम और मजबूत होता चला जा रहा है। ओके, या दोनों का कुछ मिक्स एंड मैच हमें देखने को मिलता है आज की सोसाइटी में। ये सारी बातें हम इस क्लास में और अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन कि हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं कास्ट सिस्टम में। फिर उन चेंजेस के पीछे कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम लास्ट में कास्ट और क्लास में एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि कहीं ना कहीं जो ये कास्ट है अब कहीं ना कहीं क्लास में कन्वर्ट हो रही है, और हमें सुनने को मिल रहा है अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे कई सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं सोसाइटी में। अक्सर हम एक दूसरे से बात करते हुए ये सुनते हैं। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमें कास्ट सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। तो एक जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है इस समय सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का, वो है ट्रेंड्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। ओके, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इंडोगैमी एक इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करता था कास्ट सिस्टम का। इंडोगैमी में क्या हुआ करता था कि जो मैरिजेस होती थी वो एक ही कास्ट के लोग करते थे। किसी एक कास्ट का लड़का या लड़की किसी दूसरे कास्ट के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता था। मीन्स इंटर कास्ट मैरिजेस वर नॉट अलाउड इन कास्ट सिस्टम।
ओके। सो कास्ट सिस्टम में जो इंडोगैमी होती थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती थी, और वो कास्ट सिस्टम को सस्टेन रखने का काम किया करती थी। लेकिन आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि हमें इंटर कास्ट मैरिजेस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही हैं, और रूरल एरिया में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेसेस हमें इंटर कास्ट मैरिजेस के दिखते हैं। तो ये चेंज हमें एक कास्ट सिस्टम में देखने को मिल रहा है। अब जब ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। तो थोड़ा बहुत हम उन रीजंस को समझने की भी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ही ये मॉडर्न वेलफेयर स्टेट आया है, और जो एक इंडिविजुअलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअलिज्म क्या है? व्यक्तिवाद। यानी जो पहले हमारी सोच क्या हुआ करती थी कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आइडियोलॉजी आई इंडिविजुअलिज्म की, यानी व्यक्तिवाद की एक आइडियोलॉजी आई, वो कहती है कि जो इस सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो एक पर्सन है, वो एक इंडिविजुअल है, तो वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो सोसाइटी अपने आप डेवलप कर जाएगी। तो इसलिए जो ये आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो लोगों की चॉइसेस की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। वो राइट टू चॉइस की बात करती है कि हर आदमी को अपने जीवन के बारे में फैसले लेने का अधिकार है। हर आदमी जो है अपनी चॉइसेस को लेके उसको फ्रीडम होनी चाहिए। वो किसी ऐसे सिस्टम में बंध के नहीं रहना चाहिए जिसमें वो अपनी चॉइसेस की रिस्पेक्ट ना कर सके। और कास्ट सिस्टम क्या करता है? कास्ट सिस्टम आपकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। कास्ट सिस्टम आपको अ, मजबूर करता है कि आप एक ही कास्ट के लोगों से शादी करें। ओके। सो इट वाज कंट्राडिक्शन विद इंडिविजुअल, विद द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो जैसे जैसे आइडियोलॉजी ये बढ़ी है, लोगों को अपनी चॉइसेस के बारे में पता चला है, अपनी चॉइसेस को लेके वो और जागरूक हुए हैं, अपनी चॉइसेस को लेके वो और समझदार हुए हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता मिलता है कि जो इंडिविजुअलिज्म की आइडियोलॉजी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है, जैसा कि हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो हमें अपना पार्टनर चूज करने का राइट देता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर हमें कोई इसे प्रैक्टिस करने से रोकता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके। सो जब डेमोक्रेटिक स्टेट आया तो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एज एन इंडिविजुअल सभी सभी को सपोर्ट किया। तो और कई सारे लेजिस्लेशन भी बने। तो इस तरह ये हम देखते हैं कि जो ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसने इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया, और इसकी वजह से कास्ट सिस्टम में ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ और फैक्टर हैं जो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट कर रहे हैं? तो जैसे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों का मोबिलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह हुआ, लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे मीन्स हमें मिले। तो हमें देखने को क्या मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से? कि एक ऑफिस कल्चर डेवलप हुआ, एक कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हुआ, लोग आपस में मिलना जुलना लोग शुरू करते हैं, और लोगों की चॉइसेस और बढ़ी, जिसकी वजह से लव मैरिजेस भी हमें देखने को मिलती हैं। और लव मैरिजेस एक बड़ा फैक्टर है इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ हैं, आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं लोगों के। तो लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो भी वो भी वर्किंग हो। डुअल करियर फैमिलीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो इनकी वजह से इन सब चीज़ों को लेके हम थोड़ा सा इंटरकास्ट मैरिजेस की ओर झुक रहे हैं, और इंटरकास्ट मैरिजेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है, क्योंकि इंडोगैमी क्या है? कास्ट सिस्टम का एक बेसिक फीचर है, और जब वो फीचर ही डिमिनिश हो रहा है तो कास्ट सिस्टम भी उसकी वजह से कमजोर हो रहा है। आज हम देख रहे हैं बॉलीवुड में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो आपस में इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेसेस जो है क्रिकेटर से मैरिज कर रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रही हैं। तो जब हमारे रोल मॉडल्स इंटरकास्ट मैरिज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी चॉइसेस की ध्यान दे रहे हैं, तो एज एन ऑडियंस हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी इंटरकास्ट मैरिजेस
बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रेंड्स ऑफ इंटर कास्ट मैरिजेस ने कास्ट सिस्टम को कमजोर किया है, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में ये एक चेंज हमें देखने को मिला है कि नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि हमें शादियां एक ही कास्ट में करनी है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। पहले इन्हीं इंटर कास्ट मैरिजेस के नाम पे ऑनर किलिंग हो जाया करती थी। आज भी हम कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे एक जो रूढ़िवादी समाज है, तो वहाँ भी हमें कास्ट बेस्ड वायलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस ट्रेंड में चेंज भी आ रहा। पहले आप बात ही नहीं कर सकते थे इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में, लेकिन अभी सोसाइटी में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चेंज हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ओके, फिर दूसरे नंबर पे चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी। देर आर सो मेनी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। ऑर्थोडॉक्स मतलब एक रूढ़िवादी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं और उन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, उन पे कोई जो है सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से प्रैक्टिस होती चली चली आ रही हैं और सोसाइटी के एक डर से लोग उस पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आज जो है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आया है, लोगों में रेशनैलिटी आई है, तो वो इन ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। वो टाइम टू टाइम इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम भी एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस है, तो उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। जैसे और कई सारी प्रैक्टिस है, जैसे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में क्या किया जाता था कि हमारी सोसाइटी में बच्चा अभी 8 साल का ही है, 10 साल का ही है, कोई लड़का लड़की है, उसकी शादी कर दी जा रही है। वो उसको शादी का मतलब भी नहीं पता है उस स्टेज पे, लेकिन उसकी शादी कर दी जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो इंडोगैमी को प्रैक्टिस करना आसान हो गया था चाइल्ड मैरिज की वजह से। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी कई सारे लेजिस्लेशन आए हैं गवर्नमेंट ने, जो लड़का और लड़कियों की एक आयु निर्धारित कर दी कि भाई इससे पहले आप इनकी शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए जाओगे, आपको सजा हो सकती है। तो इस पे स्ट्रिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने में आसानी मिले है। तब वो बेसिक एजुकेशन ले पाते हैं, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो पाते हैं शादी के लिए, और अपने डिसीजंस को खुद लेने के लिए सक्षम हो पाते हैं जब वो बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं। और जब वो बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी चॉइसेस की को ध्यान में देख देख के शादी करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस हो रही है वो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर रही है, और जो हमारे सोसाइटी के घिसे पिटे नियम कानून हैं, जो रूढ़िवादियां हैं, उनको हम चैलेंज होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा जैसे एक जो इनसेंसिटिवनेस है सुपीरियर क्लास की टुवर्ड्स द लो कास्ट पीपल, ये भी चैलेंज हो रही है। कैसे चैलेंज हो रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्रीज में किसकी ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्किल आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दैट इंडस्ट्री। क्योंकि लोग इस समय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो बेस्ट लोगों को हायर करना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ योर कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग। ओके, सो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो किसी स्किल में पूरी तरीके से परफेक्ट हो। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये इनसेंसिटिवनेस लोगों में थी कास्ट को लेके, अब ये धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट हो रही हैं, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेके हों, चाहे वो चाइल्ड मैरिज को लेके हों, चाहे विडो रीमैरिज को लेके हों, चाहे इनसेंसिटिवनेस ऑफ द सुपीरियर क्लास टुवर्ड्स द लो लो कॉस्ट पीपल हो, वो इन सबको लोग कदम कदम पे चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कास्ट सिस्टम कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। फिर तीसरे नंबर पे न्यू फूड्स हैबिट्स हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा, जब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कास्ट सिस्टम की,
तो अनटचेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो अनटचेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो कहीं किसी भी गैदरिंग्स में, किसी भी फंक्शन में अपर कास्ट के लोगों के साथ खाना भी नहीं खा सकते हैं, या उनका बनाया हुआ खाना वो खाना प्रेफर नहीं करते हैं। और हमने उसके लिए एक एग्जांपल दिया कि जो मिड डे मील की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें कई जगह पे हमें ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ पे जो खाना बनाने वाली जो महिला है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, इसलिए उन गाँव वालों ने उसका अपोज कर दिया और वो खाना खाने से उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती थी। और हमें कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलता था कि कई सारे फूड आइटम्स जो है किसी न किसी कास्ट के साथ एसोसिएट कर दिए जाते थे। तो उन पर्टिकुलर फूड्स को वो उन कास्ट के लोग ही कंज्यूम करते थे। हमें ऐसी भी कई सारी प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं अलग-अलग जगहों पे। लेकिन जो आज के टाइम पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को, कई सारी मीटिंग्स देखने को मिल रही हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिल रही हैं, कई सारे सेमिनार्स देखने को मिल रही हैं। इन वजह से लोग एक ही जगह गैदरिंग में खाना खा रहे हैं और इसकी वजह से हमें फूड हैबिट्स भी चेंज होती हुई दिख रही हैं। लोग नई-नई फूड हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट की फूड हैबिट को अडॉप्ट करते हो तो वो उसको ठीक नहीं माना जाता था। सोसाइटी आपको बहुत ही अलग नज़र से देखती थी। तो इस वजह से फूड हैबिट्स हम नई-नई अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन और पहले क्या होता था कि ऑक्यूपेशन भी हम चेंज नहीं कर पाते थे आसानी से। इसलिए अगर किसी लोअर कास्ट का आदमी जो अच्छा खाना बना सकता है, कुछ नया खाने खाने में इनोवेट कर सकता है, तो उसको खाना बनाने का मौका ही नहीं दिया जाता था। और हमने बात की थी कि कैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टेंड करती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम की ओर, कि जब हम किसी चीज़ का मौका ही नहीं देंगे किसी को, तो उसके परिणाम के बारे में भी उससे आशा नहीं की जा सकती। लेकिन आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि लोगों के स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर कोई अच्छा खाना बना रहा है, उसके पास खाने में इनोवेशन करने का स्कोप है, तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो किस कास्ट का है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन सब का कल्चर आ रहा है। अब कल्चर और होटल्स में, बड़े-बड़े होटल्स में 5 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं या ऐसे ढाबाज़ हैं, तो वहाँ पे हम ये पूछना प्रेफ़र नहीं करते हैं कि आपका जो कुक है वो किस कास्ट का है। बस वो हाइजीन पे लोग ध्यान दे रहे हैं। अब कास्ट की जगह पे कौन किस कास्ट के लोग खाना बना रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि खाना हमारा हाइजीनिक है कि नहीं है। तो न्यू फूड हैबिट्स आई हैं। और जो एक सोशल स्टिग्मा हुआ करता था कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वो एक जगह बैठ के खा रहे हैं और न्यू फूड हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें कास्ट सिस्टम का ये जो एक फीचर है वो कमज़ोर होता हुआ दिखता है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ लोअर कास्ट। हमें लोअर कास्ट की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? ड्यू टू स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट्स, द पोजीशन ऑफ लोअर कास्ट हैज़ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली। गवर्नमेंट ने कई सारे लेजिस्लेशन बनाए हैं, जैसे SC/ST एक्ट है कि अगर आप किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हो या आप उनको किसी तरीके से ह्यूमिलिएट करते हुए पाए जाते हो, तो आप एज अ क्रिमिनल ट्रीट किए जाओगे। आपके साथ कानून बहुत कड़ी तरीके से पेश आएगा। तो इसकी वजह से एक डर बना है। जब आपको पनिश किया जाता है तो आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। तो इस तरीके से कानून बना के आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से लोअर कास्ट की पोजीशन सुधरी है। उसके साथ साथ जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट के नए नए साधन जनरेट हुए हैं, तो लोग एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। सपोज कि किसी विलेज से कोई लोअर कास्ट का आदमी माइग्रेट करके किसी बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन शहर में जा रहा है और वहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो लोग वहाँ उसकी कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इस तरीके से वो सोशली अपने आप को वहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। सोशली वो अपने आप को, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली वो अपने आप को इम्प्रूव वहाँ पे पा रहा है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तो स्टेट के इंटरफेरेंस ने, जिसने कई सारे लेजिस्लेशन बनाए हैं, उसकी वजह से लोअर कास्ट की जो पोजीशन हुई वो इम्प्रूव हुई है। उसके साथ साथ जो माइग्रेशन है और जो ट्रांसपोर्ट के कई सारे साधन विकसित हुए हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वहाँ पे जाके वो बस जाते हैं, और वहाँ पे वो अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं करते हैं, वो अपने आप को सोशली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनकी उनकी जो सोशल पोजीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा जो है डेमोक्रेटिक स्टेट जब से आया है, हमने बात की कि डेमोक्रेसी में हमने क्या बात की थी कि सबकी वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जो जिस वोट की वैल्यू एक अपर कास्ट के लोग की है, वही वैल्यू लोअर कास्ट के लोगों की भी है वोट की। तो वोट बैंक जो पॉलिटिक्स हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के लोगों की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी जो वहाँ की सीएम रही हैं, उन्होंने अपलिफ्टमेंट का काम किया है लोअर कास्ट के लोगों को, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिखाया उसकी वजह से जो है लोअर कास्ट के लोगों को भी जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाते हैं। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसने जो लोअर कास्ट के लोगों को हेल्प की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी हमने बात की कि कैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये फंडामेंटल राइट बनाया, और इसकी वजह से भी जो है और पॉलिटिकल राइट्स मिले लोअर कास्ट के लोगों को, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली इम्प्रूव्ड हुए हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि इस वजह से भी कास्ट सिस्टम में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पहले लोअर कास्ट के लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, उनको सोसाइटी में सबसे निचले तबके का माना जाता था, उनको प्योरिटी और इम्प्योरिटी और पॉल्यूटेड माना जाता था, और उनको कुछ काम विशेष के साथ उनको एसोसिएट कर दिया जाता था। अब वो हमें देखने को नहीं मिलता है, और अब धीरे धीरे उनके जो है स्टेटस उनका इम्प्रूव हो रहा है। ओके, आगे एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है, चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। हम देख रहे हैं कि कैसे ऑक्यूपेशन में लोग चेंज कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम का एक बेसिक फीचर हुआ करता था, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कास्ट सिस्टम में हर एक कास्ट के साथ कोई ना कोई एक ऑक्यूपेशन जो है एसोसिएट कर दिया जाता था। तो जब कोई ना कोई ऑक्यूपेशन एसोसिएट कर दिया जाता था, तो वो कास्ट पर्टिकुलर वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करती थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पॉटर, कुम्हार जिनको बोला जाता था, जो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते थे। कुम्हार एक कास्ट है, उनका काम क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हम क्या देखते हैं कि वो बाकी कोई दूसरा, अब जैसे कि कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि अगर एक कुम्हार का लड़का चाहे कि वो बाल काटे, तो वो ये चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन, वो स्किल उसे अपने घर से मिलती थी। लेकिन अभी क्या है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, उसने जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ स्किल है, जिसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं, जब हम फैमिली टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि फैमिली का एक प्राइमरी फंक्शन होता है कि फैमिली वर्क्स एज अ इकोनॉमिक प्लेसमेंट यूनिट। कि फैमिली में क्या होता था कि अगर कोई कुम्हार का बच्चा है, तो वो अपने घर में अपने फादर को, अपने मदर को, अपने बड़े भाई बहनों को देख के वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता है, और वहीं से वो फिर आगे चल के भी मिट्टी का बर्तन बना के जो है अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, तो जो फैमिली का ये फंक्शन है इकोनॉमिक प्लेसमेंट का, ये चेंज हो गया है, और अब ये कई सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हाथों में चला गया है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, कई सारी जो है हमें स्किल सेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, और उन स्किल सेट्स को सीखने के लिए लोग अपनी जगह से एजुकेशन के लिए अपनी जगह छोड़ के बाहर जा रहे हैं, नए नए स्किल सेट्स सीख रहे हैं, और वो ऑक्यूपेशन को आसानी के साथ चेंज कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि अगर कोई लोअर कास्ट का था तो वो खाना नहीं बना सकता था, लेकिन अगर आज कोई भी है वो अच्छा खाना बना लेता है, तो वो अच्छे होटल्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में वो काम कर सकता है, वो अपनी उस स्किल का यूज़ कर सकता है। और आज हमें देखने को मिलता है कि हम कहीं भी
ऐसा बहुत कम ही सुनने में हमको मिलता है कि भाई ये आपके होटल में कुक जो है किस कास्ट का है, और ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकली ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि आप हमको इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि आप किस कास्ट के हो। तो ये सब इन सब चीज़ों की वजह से लोग अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर पा रहे हैं, और अपनी जब ऑक्यूपेशन को चेंज कर पा रहे हैं तो उनका इनकम भी बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें कास्ट सिस्टम में ये चेंज देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कैसे वेरियस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कई सारे चेंजेस कास्ट सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इंटर कास्ट मैरिजेस जो है बढ़ रही हैं ड्यू टू सम इकोनॉमिक एंड सोशल नेसेसिटीज़। उसके साथ साथ हमें कई सारे जो रूढ़िवादियाँ हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो घिसी पिटी परंपराएं हैं जिन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जो मॉडर्न स्टेट है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, अर्बनाइजेशन है, इन सब की वजह से उन प्रैक्टिसेस पे कहीं ना कहीं रोक लगी है और कास्ट सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद न्यू फूड्स हैबिट डेवलप हुई है लोगों में। जैसे जैसे लोगों को पॉलिटिकल राइट मिले हैं, सोशल राइट मिले हैं, तो लोअर कास्ट की भी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है। और इसके साथ साथ अब ऑक्यूपेशन भी चेंज करना आसान हो गया है। तो हम देखते हैं कि आज आज की सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मण अगर कास्ट से कोई बिलोंग करता है तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। अगर कोई वैश्य समाज से बिलोंग करता है तो वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकता है। तो चेंज इन ऑक्यूपेशन आज बहुत ही आसान हो गया है, जो कि पहले कास्ट सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर वो हुआ करता था कि आप ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कास्ट सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो उन सारे चेंजेस के बारे में हमने आज डिस्कस किया। ओके, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस कास्ट सिस्टम को में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और उन फैक्टर्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कास्ट और क्लास, ये दो अलग अलग कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा एक टॉपिक और बचता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल्दो वी आर सीइंग सो मेनी चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या, लेकिन क्या कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं मजबूत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, रिजर्वेशन को लेकर लगातार कई सारे सोसाइटी के सेक्शन अपनी मांग उठा रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, हमें रिजर्वेशन दो। तो बाकी सारे कास्ट ग्रुप के लोग भी अपनी कास्ट को लेकर कहीं ना कहीं यूनाइट हो रहे हैं। तो जो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ऑल्दो दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, बट क्या कोई ऐसे फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम में जो और स्ट्रांग हो रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।